हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्लैरिटी एंड ट्रिक्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एंट्री ऑफ यूरोपियंस एंड रेनिसो इन यूरोप। क्या है रेनिसो, इसका इंपैक्ट क्या होता है यूरोप में, और किस तरीके से यूरोपियंस भारत में आने की कोशिश करेंगे और कौन कौन यूरोपियंस भारत में आएंगे उसके बारे में हम जानने की और समझने की कोशिश करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। चलिए शुरू करते हैं। रेनिसो, सबसे पहले हम इस टर्म को समझते हैं, आखिर ये रेनिसो क्या है, ठीक है। उसके बाद हम समझेंगे इसका इंपैक्ट क्या हुआ, ठीक है। पॉइंट क्लियर है। देखो, रेनिसो का मतलब होता है, अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूं तो इसको बोलते हैं रीबर्थ। पहले इसका मीनिंग समझते हैं, ठीक है। जैसे मान लो सपोज करो कोई ए बच्चा है, हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं और फिर इसको क्लियर करेंगे। कोई ए बच्चा है जो 5 साल का है, ठीक है। ये जब बाहर निकलना शुरू करता है धीरे धीरे, जब ये छोटा बच्चा है अभी तो अपने पापा की गोदी में बैठा है, तो ये बाहर निकल रहे हैं, देख रहे हैं चीजों को, समझ रहे हैं। इसने देखा बाहर बारिश हो रही है, तो जब ये बारिश देखता है तो इसने अपने पापा से पूछा कि पापा ये बारिश कैसे हो रही है, ये पानी कैसे गिर रहा है। तो अब पापा, जिसको समझ भी नहीं है लेकिन वो उसको बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो वो कहेंगे देखो बारिश ऊपर भगवान करता है, ऊपर से भगवान करता है बारिश। तो बच्चे के दिमाग में क्या चलेगा, बारिश होती है उसके पीछे रीजन क्या है, भगवान, ठीक है। बारिश कौन करवा रहा है, भगवान। उसे इसका साइंटिफिक लॉजिक नहीं पता, लेकिन उसके दिमाग में अब ये चलेगा कि बारिश करवाने वाला भगवान है। पॉइंट क्लियर। ऐसे ही जैसे आपने और एक और छोटा एग्जांपल लेते हैं, जैसे छोटे बच्चे हैं, उनको बताया बच्चे कैसे होते हैं, तो उनको कहेंगे रात को परी आती है, वो सुला के चली जाती है। तो उनके दिमाग में यही होगा कि परी बच्चा लेके आती है। एक्चुअलिटी क्या है ये कुछ नहीं पता, क्योंकि ये अभी नासमझ है। पॉइंट क्लियर है। अब ये जैसे जैसे बड़ा हुआ, धीरे धीरे ये बड़ा हुआ, पढ़ना शुरू करता है, चीजों को जानना शुरू करता है, चीजों के पीछे लॉजिक जानने की कोशिश करता है, अपने आप को एक्सप्लोर करने की कोशिश करेगा। जब ये 15 साल का 20 साल का हो गया, मान लो सपोज करो, ठीक है, तो इसको इसके जवाब का आंसर मिलना शुरू हो गया कि आखिर बारिश क्यों हुई। इसे जवाब मिलना शुरू हुआ कि आखिर बेबी कैसे हुआ। तो अब ये इस अंधविश्वास से बाहर निकल के, अब ये रियलिटी को जानना शुरू कर चुका है। इसे रियलिटी पता चल चुकी है कि आखिर बारिश के पीछे क्या रीजन है। इसे पता चल गया है कि एक बेबी होने के लिए क्या चाहिए। उन सब लॉजिक्स को जानना, इन चीजों को पहचानना, इसी को बोलते हैं रेनिसो, ठीक है। रीबर्थ, समझना चीजों को कि आखिर ये क्यों हो रहा है, इसके पीछे क्या कारण है। यही सब चीज हम रेनिसो में देखते हैं और वो यूरोप में देखते हैं। यूरोप में लोग सोए हुए हैं, पहले सोए हुए हैं। सोए हुए का मतलब ये नहीं है कि वो सो रहे बस नींद में है। यूरोप में लोग क्या हैं, उन्हें सिर्फ और सिर्फ किसकी बात सुनने को मिल रही है, चर्च की, क्रिश्चियनिटी को, रिलीजन जो कहते हैं कि उन्होंने बोल दिया कि भाई देखो धरती जहां तक आप समंदर देख रहे हो वहां तक है, उसके आगे धरती है ही नहीं, ठीक है। तो वहां पे चर्च के लोगों ने जो बोला हुआ है, क्रिश्चियनिटी ने जो बोला हुआ है, उनके दिमाग में सिर्फ इतना है कि धरती गोल है, आगे उसका एंड है, जहां तक हमें दिख रही है वहां तक है, उसके बाद समंदर में जाके खत्म हो जाती है। आप वहां तक गए तो खत्म हो जाओगे। ये सब बातें यूरोप में चर्च ने फैला रखी है, क्रिश्चियनिटी में, रिलीजन में बोल रखा है, तो लोग उसी को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। जब लोग धीरे धीरे अपने आप को एक्सप्लोर करेंगे, देखना शुरू करेंगे, ज्योग्राफिकली अपने आप को एक्सपेंशन करेंगे, तो लोगों को समझ में आएगा कि ये बात बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं है, धरती का एंड नहीं है। जहां तक चर्च कह रहे हैं कि ये वहां पे जाके खत्म हो जाएगी, उससे भी आगे धरती है, ठीक है। पॉइंट क्लियर है। तो इसी को बोला जाता है रेनिसो, समझना, एक्चुअलिटी को जानना, रियलिटी को जानना। पॉइंट क्लियर है। पॉइंट क्लियर है। तो हम यही जानेंगे हम पहले कि आखिर ये रेनिसो कैसे आया, उसके पीछे क्या रीजन है, और किस तरीके से फिर ये यूरोपियंस भारत को ढूंढने की कोशिश करेंगे कि हमें भारत जाना है, ठीक है। पॉइंट क्लियर है। तो हम इसको समझते हैं, अब एक एक करके इस चीज को समझेंगे और जानेंगे कि आखिर यूरोपियंस भारत क्यों आए, ठीक है। चलो
देखो, अगर यदि मैं आपसे बात करूं कि यूरोपियंस केवल मॉडर्न टाइम में ही इंडिया में आए, तो हम कहेंगे नहीं, हमें एंशियंट टाइम में भी यूरोपियंस भारत में आते हुए देखने को मिलते हैं। अगर मैं बात करूं एंशियंट टाइम में, तो हमें इनके लिए टर्म देखने को मिलती है यवन प्रिया। यवन प्रिया, यवन प्रिया का मतलब होता है मसाले, जो स्पाइसेस है उनको लाइक करने वाले। ठीक है, क्योंकि वहां पे ठंड बहुत ज्यादा है, तो जो स्पाइसेस है वो प्रिजर्वेशन के लिए बहुत ज्यादा यूज होते हैं। ठीक है, पॉइंट क्लियर है। तो एंशियंट में भी यूरोपियंस देखने को मिलते हैं। अगर मैं बात करता हूं मेडिवल टाइम की, मेडिवल टाइम में, तो इस टाइम में भी हमें यूरोपियंस देखने को मिलते हैं एज ए ट्रेवलर्स। ट्रेवलर्स आते हैं जो भारत की तरफ आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि केवल मॉडर्न टाइम में ही हमें यूरोपियंस भारत में आते हुए नजर आएंगे, यहां भी हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन मॉडर्न टाइम में जो आते हैं उनकी थॉट प्रोसेस अलग है, वो एक अलग थॉट से आते हैं। क्यों आते हैं? तो उसके पीछे हमें दो फैक्टर देखने को मिलते हैं। इंडिया में जो यूरोपियंस अब आएंगे मॉडर्न टाइम में, उसके पीछे दो फैक्टर काम करेंगे। एक फैक्टर होगा जिसको हम बोलते हैं पुश फैक्टर, और दूसरा होता है जिसको हम बोलते हैं पुल फैक्टर। पुल फैक्टर क्या है? स्पाइसेस, मेनली तो यही है, स्पाइसेस, टेक्सटाइल, टेक्सटाइल, ये पुल फैक्टर है, खींच के लाएंगे कि भारत की तरफ आइए, क्योंकि भारत में आपको स्पाइसेस बहुत अच्छे मिलेंगे, यहां पे आपको टेक्सटाइल बहुत अच्छी क्वालिटी का मिलेगा। वही पुश फैक्टर क्या होगा? दैट इज कॉल्ड रेनिसो। रेनिसो क्या है ये, क्यों हुआ, अब इन चीजों को हम जानेंगे। पॉइंट क्लियर हो गया? पॉइंट क्लियर एकदम? ठीक है, पूरा सब कुछ इधर देखिएगा, आपको कुछ नहीं सोचने, कुछ नहीं लिखने, सिर्फ इधर समझिएगा। एक एक चीज मोतियों की तरह से आप धागे में पिरो दोगे। ठीक हो? ठीक है, तो इधर समझिएगा। अगर मैं बात करता हूं सबसे पहले आखिर ये सब क्यों हुआ, किस वजह से हुआ, उसे समझो। देखो, अगर मैं यूरोप की इकोनॉमी की बात करता हूं तो वो कैसे चल रही है, चाहे यूरोप की ले लो, चाहे किसी भी पार्ट की ले लो, शुरुआत में जो इकोनॉमी है वो पूरी तरीके से डिपेंड करती है एग्रीकल्चर पे। एग्रीकल्चर बेस्ड है, और एग्रीकल्चर बेस्ड मतलब मेनली वो लैंड पे डिपेंड करेगी। जिसके पास जितनी ज्यादा लैंड, उसके पास उतनी ज्यादा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होगा, उतना ही बड़ा वो लैंडलॉर्ड होगा। मेन चीज तो ये है ना, लैंड, जिसके पास लैंड ज्यादा तो वो लैंडलॉर्ड हो गया एक तरीके से। वो अपने रूल चलाएगा, अपने रूल्स बनाने शुरू करेगा कि कैसे क्या करना है, किस तरीके से रहना है, वो बताएगा कि आपको कैसे रहना है। क्यों? क्योंकि भाई वो लैंडलॉर्ड है, उसके पास जमीन है, आप उसके पास जाके काम कर सकते हो, वहीं से पैदा हो रही है, वही आप यूज कर रहे हो। पॉइंट क्लियर है? अब ये खुद तो काम करेगा नहीं, इसके नीचे होते थे वसाल्स। कोई जानता ही नहीं है लैंडलॉर्ड कौन है, कोई नहीं जानता लैंडलॉर्ड कौन है। उसने अपने नीचे छोटे छोटे लोग बिठा रखे हैं कि भाई इतने पार्ट को आप संभालो, इतने पार्ट को आप संभालो, इतने पार्ट को आप संभालिए। इन्होंने भी अपने नीचे लोग बिठा रखे हैं, सर्फ्स, जिनको हम पीजेंट्स बोलते हैं। भाई एक बात सोचो, जिसके पास जमीन है बहुत ज्यादा, तब ऐसा थोड़ी है वो सारी खेती खुद करेगा, वो लोगों को अपॉइंट कर देगा, लोग रखेगा, मजदूर रखेगा कि भाई आप कमा के दो हमें, और यहाँ पे जो भी प्रोडक्शन होगी वो मेरे पास आ जानी चाहिए, मैं आपको पैसे दे दूंगा। इस तरीके का प्रोसेस होगा। ऐसा ही सेम काम यहां चल रहा है। लैंडलॉर्ड जो कि जिसके पास जमीन है, जिसकी जमीन है, दूर दूर तक का देखोगे तो आपको बहुत बड़ी टेरिटरी, एक तरीके से भी कह सकते हैं, टेरिटरी कह सकते हैं कि उसके पास लैंड का टुकड़ा है, वो बहुत बड़ा है। उसने उसको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ के वहां पे वसाल्स बिठा रखे हैं। ठीक है, जैसे मान लो सपोज करो ये कोई लैंड का पार्ट है, और इस लैंड पार्ट में उसने इतने पार्ट को इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कि ये 5 पार्ट है, 1 2 3 4 5। ये पूरी की पूरी टेरिटरी किसकी है? लैंडलॉर्ड की है। यहां पे हमारे पास में बैठे वसाल्स, ये वसाल्स है 1 2 3 4 5। इस वसाल्स ने अपने नीचे मजदूरों को रखा है, पीजेंट्स को रखा है कि भाई आप इसको चलाओ, इसको संभालो, खेती करके दो, और वो प्रोडक्शन मेरे पास आ जाना चाहिए। वसाल ये सारा प्रोडक्शन यहां दे देगा।
तो इस तरीके की सिस्टम हमारे पास देखने को मिलती है, इकोनॉमी ऐसे चल रही है। पॉइंट क्लियर है? अब ध्यान से सुनना, इस सब के ऊपर कौन बैठा है? रिलीजन। इनके ऊपर बैठा है रिलीजन। मेन चीज कौन चलाने वाला है? मेन चीज चलाने वाला है रिलीजन, और रिलीजन में चर्च, क्रिश्चियनिटी वो चला रही है कि भाई आपके पास प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, लेकिन कैसे करना है, क्या करना है, उसका क्या करना है, वो सब हम बताएंगे। तो हमारे पास दो चीजें हैं, पहला इकोनॉमी के चलाने के लिए एग्रीकल्चर, और दूसरा रिलीजन जो कि पूरी सिस्टम को होल्ड कर रहे हैं। जैसे आप बहुत सारी चीजें देखते हो, आप भारत में भी देखोगे कि रूलर होता था, लेकिन उसको बताने वाला एक ब्राह्मण उसके बगल में बैठता था, जो कहता था कि किस तरीके से एक रूलर को रूल करना चाहिए, जो वो कह देगा वही सच होगा। उसी तरीके से यहां पे क्रिश्चियनिटी, चर्च जो कह देगा आपको ऐसे काम करना है तो ऐसे काम करेगा। लैंडलॉर्ड अपनी जगह पे है, लेकिन इसको एडवाइस करने वाला रिलीजन है। पॉइंट क्लियर है? पॉइंट क्लियर एकदम। तो ये सारा सिस्टम चलने लग रहा है, मतलब हम यहां पे ये कह सकते हैं फ्यूडल सिस्टम है, एक तरीके से फ्यूडल सिस्टम, फ्यूडल सिस्टम, ठीक है, सामंतवाद चलने लग रहा है। पॉइंट क्लियर? पॉइंट क्लियर एकदम। यहां पे चर्च ने क्या बोल रखा था? चर्च ने कह रखा है कि भाई देखो, आपको कुछ एक्सप्लोरेशन करने की जरूरत नहीं है, आप जहां तक धरती को देख पा रहे हो, क्योंकि आगे समंदर है, तो आप जहां तक देख पा रहे हो वहां तक पानी पानी है, उसके आगे धरती खत्म हो जाती है। वो इस तरीके से, जैसे आप ऐसे चलते हैं एकदम से खाई, आप यहां गिर गए, खत्म, यहां कुछ नहीं है। जहां तक आपके आगे देख पा रही है वहां तक ही है धरती, बस उसके बाद खत्म, सब कुछ खत्म। पॉइंट क्लियर? इस तरीके का प्रोसेस यहां पे, या मेंटलिटी चर्च ने फैला रखी है, लोगों के दिमाग में बिठा रखा है कि जो भी मैंने बोला है वो सच है, उसको मानना पड़ेगा, एक तरीके से थोप रखा है, ठीक है। पॉइंट क्लियर? लेकिन ये कब तक चलेगा? मेन चीज तो यही है ना, कब तक चले ये सब। तो ये सब जो ऑर्डर है, ये जितना भी ऑर्डर है यहाँ पे, वो बदलने की शुरुआत होती है। और वो बदलता क्यों है? देखो, यहां होता है हमारे पास में एक बीमारी आती है 1398 में, 1300 में, 14 सेंचुरी में इस तरीके का प्रोसेस चलता रहता है। 14 सेंचुरी में 1398 में यहां पे यूरोप में एक बीमारी आती है जिसको बोलते हैं प्लेग। ये बीमारी आ जाती है। अब जैसे प्लेग फैली, जैसे आपने अभी भी देखा होगा, कोरोना के टाइम में देखा होगा कि कोरोना में लोग, इतनी भयानक बीमारी फैली, लोग जो भी काम कर रहे हैं वो सब छोड़ छोड़ के भागना शुरू कर गए, अपने घर चले गए कि भाई अपने आप को बचाइए, काम धंधा बाद में होता रहेगा, पहले अपने आप को सेफ कीजिए। इसी तरीके से हमारे पास यहां हुआ, जैसे प्लेग फैला तो यहां पे लोग मरना शुरू होते हैं। तो लोग कहते हैं कि भाई काम धंधा बाद में करेंगे, पहले अपने आप को बचाते हैं। अब जो सिस्टम चला हुआ है, लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड के नीचे वसाल, वसाल के नीचे बैठे सर्फ, जिनको हम पीजेंट्स बोल रहे हैं, ठीक है। ये लोग अब अपने घर जाना शुरू करते हैं, क्योंकि जो मजदूर है वो अपना, अब ये थोड़ी है कि भाई मैं यहाँ पे मरने के लिए थोड़ी बैठा हूँ यार, कमा रहे हैं तो अपने आप को जीने के लिए कमा रहे हैं। अब यहाँ बैठ के करेंगे क्या? कुछ है ही नहीं, यहाँ पे बीमारी फैली हुई है। तो ये सब माइग्रेट करना शुरू करते हैं, भागना शुरू करते हैं, चलना शुरू करेंगे। अब जैसे ये यहां से जाएंगे तो इनके बस का तो है ही नहीं काम करना, इनके बस का काम करना है ही नहीं। तो इसका मतलब एग्रीकल्चर ठप हो गया, होना ही है। क्यों? क्योंकि जितना भी एग्रीकल्चर का काम है वो करने वाले तो मजदूर हैं, यही नहीं रहेंगे तो फिर कौन करेगा? कोई नहीं, ऑब्वियस है। तो यहां से हमें देखने को मिलता है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पे हो जाती है बंद, होगा ही नहीं। अब क्या करें? मेन चीज ये आती है कि अब क्या करें, क्योंकि अब इस टाइम में जो प्रोडक्शन है वो रुका हुआ है। अब एक बात सोचो, अगर आपके घर में कुछ खाने को नहीं है तो ऑब्वियस है, अगर आप प्रोड्यूस कर सकते हो अपने घर में तो करिए, बहुत अच्छी बात है। जिस दिन आपके घर में प्रोडक्शन रुक गया तो आपको दूसरे पे डिपेंड होना पड़ेगा, बाहर से लाना पड़ेगा। अब बाहर से लाने के लिए आपको ट्रेड करना पड़ेगा,
किस पे जाना पड़ेगा? ट्रेड एंड कॉमर्स पे करना पड़ेगा, आपकी मजबूरी हो गई। अगर यदि ये सब हुआ तो आपको बाहर निकलने का मौका मिलेगा। आप बाहर जाओगे, देखोगे दुनिया में क्या चल रहा है। भैया अभी तक आप घर में बैठे हो, एक घर में एक चार दीवारी के अंदर बैठे, तो आप अपने आप को राजा समझोगे कि मेरे से बड़ा कोई नहीं है। जब आप चार दीवारी से निकल के बाहर जाओगे, देखोगे लोगों को, तब आपको समझ आएगा कि नहीं, हमसे बड़ा भी 30 मार का बाहर बैठा है, हमसे बड़े बड़े भी लोग हैं। पॉइंट क्लियर है? उसी सिमिलर तरीके से ट्रेड एंड कॉमर्स करना, क्योंकि आपको बाहर जाना पड़ेगा, दूसरे के पास जाना पड़ेगा, तो ऑब्वियस है अगर आप बाहर निकलोगे तो आपको बाहरी दुनिया का ज्ञान होगा, और ये चीज चर्च बिल्कुल पसंद नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि अगर लोग बाहर निकले तो उसका जो ओल्ड ऑर्डर है, जो उसने थॉट प्रोसेस बना रखा है, वो टूट जाएगा। पॉइंट क्लियर? पॉइंट क्लियर है? तो रिलीजन यहां पे सबसे बड़ा रोड़ा बन के आएगा। अड़चन होगी कि उसको कैसे तोड़ा जाए। पॉइंट क्लियर है? तो अब इसी चीज को समझेंगे और जानेंगे। यहां पे यूरोप, अब ध्यान से देखना और ध्यान से समझना। हम अगर बात करते हैं यूरोप की, देखो मैं एक छोटा सा यहां पे आपको मैप के थ्रू इसको समझाने की कोशिश करता हूं कि इस तरीके से हमारे पास ये यूरोप है, इस तरह से ये यूरोप है, मान लो सपोज करो ये है हमारे पास, ये साउथ अफ्रीका वाला पार्ट है, अफ्रीका की टेरिटरी है। ठीक है, मैं यहां पे इसको इस तरीके से मेंशन करता हूं, इस तरह से। ठीक है, सपोज करो ये है, इस तरफ आप देखोगे तो ये एशिया वाला पार्ट है। ठीक है, ये एशिया वाला पार्ट है, यहां पे इंडिया इस तरह से बना लीजिएगा, और ये नीचे की तरफ देखो। अब ध्यान से देखना, यहां पे मेडिटेरेनियन सी, यहां पे आपको देखने को मिलेगा रेड सी। ठीक है, ये वाला अरब सी। ठीक है, अब देखो ये है इटली, यहां पे है इटली। इटली क्या कर रहा है? यहां पे सारा खेल मैंने बोला ट्रेड का चल रहा है। ठीक है, आपको ट्रेड करना है तो आपको बाहर निकलना पड़ेगा। अब बाहर निकलना पड़ेगा तो आपको लोगों को जानने की नीड पड़ेगी कि आप किस तरीके से लोग काम करने लग रहे हैं। ठीक है, तो देखो ट्रेड अब दो तरीके से यूरोप जा सकता है। अगर आपको कोई भी सामान इंडिया से लेके और आपको यूरोप जाना है तो आप दो तरीके से जा सकते हो। कौन सा? एक है आपके पास में लैंड रूट, और दूसरा आपके पास सी रूट या वाटर रूट, सी रूट। ठीक है, लैंड रूट का अगर आप यूज करते हो तो आप जाओगे इंडिया, इंडिया से पाकिस्तान, पाकिस्तान से अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से आप ईरान जाओगे, ईरान से आप इराक जाओगे, इराक से आप तुर्की जाओगे, और तुर्की से फिर आप यूरोप जाओगे। इस तरीके के आपको रूट को फॉलो करना पड़ेगा। आप ऐसे जाओगे इस तरह से। अगर आप सी रूट को यूज कर रहे हो तो आप क्या करोगे? इंडिया से अरब्स, और अरब से फिर सीधे यूरोप, इसको यूज करो। यहां से चले, ये अरब वाला पार्ट है, सऊदी अरबिया एंड इस तरीके से, और फिर आप सीधे यूरोप में जाओगे। आपके पास ये दो रूट है। अगर आप इस रूट को फॉलो करते हो तो आपके पास में बहुत ज्यादा टेरिटरीज को क्रॉस करना पड़ेगा। हर जगह पे आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। कहीं पे सामान के लूटपाट की भी बहुत ज्यादा संभावना है, पॉसिबिलिटीज है। लेकिन आप अगर सी रूट को फॉलो करो तो ये रूट छोटा है, यहां पे टैक्स भी कम है। ठीक है, पॉइंट क्लियर है? इस टाइम पे हमारे पास जो ये एशिया वाला पार्ट है, यहां पे आपको देखने को मिलेगा जो यूरोप है, यूरोप का ईस्टर्न पार्ट, और एशिया वाला पार्ट जो सेंट्रल एशिया की तरफ से पार्ट है, यहां पे बैठा है बैजेंटियन एम्पायर, बैजेंटियन एम्पायर, और इसमें बैठे क्रिश्चियंस। ठीक है, पॉइंट क्लियर है? तो क्या चलने लग रहा है? यहां पे इटली बाहर निकल के आया 1398 में,
ट्रेड करने के टाइम पर इटली बाहर निकल के आया। उसने कहा कि देखो मैं बाहर निकलता हूं, मैं देखता हूं कि क्या करना है, किस तरीके से करना है। तो इटली ने यहां से ट्रेड करना शुरू किया, ठीक है। और उसने किस रूट को फॉलो किया? इसने इस वाले को यहां से फॉलो करना शुरू किया, इटली से, रेड सी, और फिर इस तरीके से अरब से होते हुए और इंडिया से ट्रेड करना शुरू किया, ठीक है। जब ये ट्रेड कर रहे हैं तो ये यहां से सामान ले रहे हैं और यूरोप में बेच रहे हैं, यहां से सामान ले रहे हैं, यूरोप में बेच रहे हैं। क्या करने लग रहे हैं? यहां से सस्ते में ले रहे हैं, कम रेट में लेने लग रहे हैं, यहां से सस्ते में लेके जा रहे हैं और हाई रेट में यूरोप में बेच रहे हैं, ठीक है। पॉइंट क्लियर है? तो इस तरीके से हम देखते हैं कि इटली धीरे धीरे प्रोस्पेरस हो रहा है, प्रोस्पेरिटी को अचीव कर रहे हैं, प्रोस्पेरस। इटली धीरे धीरे अपने आप को डेवलप कर रहे हैं। अब यूरोप के लोग क्या सोच रहे हैं? यूरोप के लोग सोच रहे हैं कि भाई इटली जो कि हमारे पार्ट है, बाकी पूरे का पूरा यूरोप बेचारा डंप होता जा रहा है, गिरता जा रहा है, वहां पे रिसोर्सेज ही नहीं है, मांगने खाने के टाइम आ रहा है, और इटली है वो इतना प्रोस्पेरस हो रहा है। क्यों? उसके पीछे क्या रीजन है कि इटली में इतनी ज्यादा डेवलपमेंट हो रही है? पॉइंट क्लियर है? तो ये सारी चीजें अब क्वेश्चन उठाना शुरू करेंगे कि आखिर इटली कैसे निकल के आ रहा है, क्या करने लग रहा है इटली ऐसा, ये कहां से सामान लेके आ रहे हैं। तो इनको पता चलता है कि भाई ये सामान यहां से नहीं, इससे भी बाहर एक और दुनिया है, यहां पे लोग केवल और केवल हमारे यहां पे नहीं है, हमारे जैसे लोग बाहर भी है। तो कहते हैं फिर चर्च ने जो बात बोल रखी है वो क्या है? चर्च कहता है कि बाहर तो कुछ है ही नहीं, जो है वो यही है, समंदर से दूर देखोगे तो आपको धरती खत्म होती हुई नजर आएगी। बोले नहीं, ये सामान कहीं और से आ रहा है, यहां का सामान नहीं है। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज क्या है? यहां पे बैजेंटियन एम्पायर है और वो अपना रूल करने लग रहा है जहां पे क्रिश्चियनिटी बैठी हुई है, ठीक है। पॉइंट क्लियर है? तो अब क्या होगा? 1450s का जो टाइम आता है, 1450s के टाइम में हम क्या देखते हैं? हमें देखने को मिलता है कि 1450s में ये क्रिश्चियंस हैं, एक ओटोमन करके, ओटोमन एम्पायर, जो तुर्किश लोग हैं, वो अपने आप को डोमिनेट करना शुरू करेंगे इस रीजन में, धीरे धीरे अपने आप को डोमिनेट करने की शुरुआत करेंगे। कहेंगे कि भाई हम अपना इफेक्ट बनाएंगे, ये हमारा एरिया है, हमारी टेरिटरी है, हमें अपने आप को यहाँ पे इस्टेब्लिश करने दीजिए, ठीक है। तो यहां पे तुर्क आने की शुरुआत करेंगे, जो कि एक इस्लाम है, मुस्लिम रिलीजन के। पहले यहां पे क्रिश्चियंस हुआ करते थे, अब यहां पे इस्लाम रिलीजन आ रहे हैं। जब इस्लाम आएगा, ध्यान से देखो, पहले यहां पे बैजेंटियन एम्पायर होता था, अब उसको रिप्लेस करके ओटोमन एम्पायर आ रहे हैं जो इस्लाम रिलीजन के है। तो ये जो लोग बैठे हुए हैं, इनको माइग्रेट करके जाना होगा। ये माइग्रेट करके किधर जाएंगे? यूरोप में। इनको माइग्रेट करना होगा कि भाई चलो यहां से अब हमारी दाल नहीं गलने वाली, जो होना था वो हो चुका है, जितना टाइम हमें रूल करना था उतना कर चुके हैं, अब हमें यहां से निकलना चाहिए। और ये सिचुएशन हम देखते हैं 1453 में कि बैजेंटियन एम्पायर हट जाता है और उसकी जगह आ जाता है ओटोमन एम्पायर। कौन सा एम्पायर? ओटोमन एम्पायर। जैसे ही ओटोमन एम्पायर की स्टैब्लिशमेंट होती है, यहां पे बैठे हुए लोग उठ के जाना शुरू करते हैं यूरोप में, ठीक है। पॉइंट क्लियर है? अब ये जाके कहते हैं कि भाई, लोगों ने पूछा भाई आप कहां से आ रहे हो? बोले हम तो सेंट्रल एशिया से आ रहे हैं। बोले ये कहां है? बोले ये अभी थोड़े से टाइम पहले ही वहां रहते थे, हम वही है जो पहले था। बोले नहीं, समंदर में जाते हैं तो समंदर से आगे तो दुनिया ही खत्म हो जाती है। ये किसने बोला? बोले ये तो हमारे चर्च में बोले। बोले नहीं, ये सब गलत बात है। जैसी धरती सॉरी जैसी धरती यहां है, वैसे ही और भी टेरिटरीज है, और भी पार्ट है धरती पे जहां पे लोग रह रहे हैं, जहां पे लोग काम करने लग रहे हैं। बोले अच्छा। बोले इसी वजह से तो ये इटली इतने आपको डेवलप करने लग रहा है। अपने आप को जो डेवलपमेंट कर रहे हैं इटली, वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो बाहरी दुनिया से ट्रेड कर रहे हैं, बाहर के लोगों से ट्रेड कर रहे हैं।
तो यहां पे लोगों ने क्वेश्चन करना शुरू कर दिया चर्च को कि तुम तो कहते थे दुनिया है ही नहीं, यहां पे देखो लोग क्या करने लग रहे हैं, ये लोग आ रहे हैं, ये कह रहे हैं कि बाहर तो दुनिया में लोग और भी हैं, और जगह पे भी लोग रहते हैं। ठीक है, करो, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, अब इस चीज का निपटान तो करना पड़ेगा ना। पॉइंट क्लियर है? तो इस तरीके से लोगों ने क्वेश्चन करना शुरू कर दिया, लोगों ने क्वेश्चनिंग करना शुरू कर दी चर्च से कि बताइए कैसे, आप कहते थे कि ऐसा नहीं है, उसके बावजूद भी है, लोग हैं, एम्पायर बिल्ड करके बैठे हैं। पॉइंट क्लियर हो गया? पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो इस तरीके का प्रोसेस हम देखते हैं। और यहां पे इटली, अब देखना ध्यान से क्या होगा। इसी चीज पे हम देखते हैं कि लोगों में थोड़ा थोड़ा नॉलेज आना शुरू होता है, लोग क्वेश्चन करना शुरू करते हैं, किससे? चर्च से, कि भाई बताओ कहाँ है और किस तरीके से आपने इतने टाइम तक हमें क्यों अंधे विश्वास में रखा, ऐसी नॉलेज जो है ही नहीं आप ऐसी कहाँ से दे रहे हो? तो चर्च ने कहा नहीं नहीं, मैं तो अभी भी कहता हूँ ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। बोले भाई हमें करने दीजिए। रूलर के पास पहुंच गए लोग कि देखिए रूलर साहब, आप समझाओ, चर्च को समझाइए कि भाई देखो हमें काम करने दीजिए। ठीक है, कैसे? देखो एक एग्जांपल से समझो। अब ये कुछ उसी तरीके का प्रोसेस है जैसे मैं आपके सामने बात करूं, मान लो कोई ए बच्चा है, इसको कोई लड़की पसंद आ गई बी, और इसने घर पे जाके बोल दिया कि पापा मुझे लड़की पसंद है और मैं उसी से शादी करूंगा। अब बोला कि नहीं नहीं, पहले तो पापा भी ऐसे बोलेंगे नहीं नहीं हमारे खानदान में ऐसा नहीं होता है, हम ऐसा नहीं होने देंगे। तो उसने जाके अपनी मम्मी को बोला, मम्मी आप पापा को समझाइए। अब पापा को जैसे आग दिखाई तो पापा तो मान गए, ठीक है भाई कोई बात नहीं है, आपकी मम्मा कह रही तो ठीक है कोई बात नहीं, एक्सेप्ट करते हैं। अब पापा तो मान गए, लेकिन पापा के जो पापा बैठे हैं, जो आपके दादाजी हैं, वो तो नहीं मानेंगे ना इस बात को। वो तो कहेंगे नहीं बिल्कुल नहीं हो सकता, हमारे खानदान में आज तक ऐसा किसी ने कोई काम नहीं किया, और तुम कह रहे हो कि लव मैरिज होगी, बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं। अब पापा ने समझाया देखो कुछ नहीं होता है जी, देखिए पिताजी जमाना बदल गए, आप भी मान जाओ कोई बात नहीं होता है, बच्चे हैं कर लिया ठीक है। नहीं 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 मानेंगे हम। बोल देखो एक बात है, शादी तो होगी, ठीक है, आप राजी राजी मानो तो अच्छी बात है, ध्यान से समझना, आप राजी राजी मानो तो अच्छी बात है, नहीं तो शादी तो होगी। अब आपके हाथ में, अगर आप खुद से ही इस चीज को एक्सेप्ट कर लोगे कि हाँ बेटा जाओ ठीक है बहुत अच्छी बात है, अपनी लाइफ एंजॉय करो, तो देखो आपकी भी इज्जत रह जाएगी और बच्चे भी खुश रहेंगे। आप नाराज रहोगे, बच्चे शादी करके भी लाएंगे, घर में इसी में रहेंगे, आपके साथ ही रहेंगे, लेकिन आप नाराज रहोगे तो फिर फायदा नहीं है। लोग भी कहेंगे कि यार देख इनका तो कहना ही नहीं मानते, बड़े बड़े लोगों का कहना नहीं मानते। तो बोले देखो आपको मान लेनी चाहिए। तो धीरे धीरे दादाजी जब अकेले बैठ के सोचते हैं यार बात तो ठीक है, कल को लोग मेरे को आके बोलेंगे कि देख तेरी तो इज्जत ही नहीं है, कोई मेरे को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। तो बोले हाँ हाँ ठीक है देखो मैं मान गया हूँ, बहुत अच्छा, आजकल जमाना बदल गया है। दादाजी आके कह रहे हैं आजकल जमाना बदल गया है, लोग लव मैरिज कर रहे हैं, तो होनी चाहिए, शाबाश। इसी तरीके से हमें यूरोप में कहानी देखने को मिलती है। यूरोप में हमें देखने को मिलता है कि यूरोप के लोगों ने ये कहा कि भाई ये लोग कहां से आ रहे हैं। यहां पे अगर मैं बात करता हूं स्पेन की, पुर्तगाल की, जिसको मैं ये कहता हूं कि वेस्टर्न यूरोप है, ये अब धीरे धीरे उठना शुरू कर रहे हैं, ये अपने आप को उठाने की शुरुआत कर रहे हैं कि मेरे को काम करना है, मुझे ढूंढनी है दुनिया में क्या चल रहा है। ठीक है, पॉइंट क्लियर है? अभी भी ईस्टर्न यूरोप, अगर मैं बात करता हूं ईस्टर्न यूरोप की, ठीक है, सेंट्रल यूरोप की, तो ये अभी भी सो रहे हैं, इन्हें कोई परवाह नहीं है क्या चल रहा है। लेकिन इन्होंने, स्पेन ने, पुर्तगाल ने, इटली ने, इन्होंने क्वेश्चन उठाना शुरू कर दिया कि बताओ कहां से आ रहा है ये सामान, बताओ कैसे दुनिया चल रही है। ठीक है, तो यहां पे इन्होंने जाके बोलना शुरू किया कि हमें नेविगेट करना है, हमें एक्सप्लोर करना है, ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन करना है, ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन करना है, अपना एक्सपेंड करेंगे हम अपने आप को।
तो इन्होंने जाके अपने रूलर को बोला, रूलर ने कहा देखो भाई मैं तो इस चीज की परमिशन नहीं दे सकता हूं, मैं क्या करूं, किस तरीके से करूं। बोले देखो यहां पे इकोनॉमी का बट्टा गोल हो रहा है और आप कह रहे हो कि एक्सपेंशन नहीं करना, तो फायदा क्या उस चीज का, आप रूलर हो, आप परमिशन दो। तो राजा को चढ़ा दिया। राजा बोले हाँ हाँ ठीक है जाइए आप करिए। तो बोले आपके ऊपर और भी बैठे लोग, कौन है? बोले चर्च बैठे हैं, क्रिश्चियनिटी बैठी है, पॉप बैठे हैं, पॉप, इनको समझाओ, इनको बोलो कि भाई आप अपनी मर्जी से भेजो। इन्होंने रूलर ने जाके चर्च में बोलना शुरू किया पॉप को सॉरी, कि देखिए आप परमिशन दे दो, लोग हम भेजना चाहते हैं, बाहर जाएंगे, एक्सप्लोर करेंगे, दुनिया देखेंगे कैसी है, वहां से हमारे लिए ट्रेड करना आसान होगा। बोले नहीं ये बात नहीं चलेगी, दुनिया है ही नहीं आगे। बोले है, आप गलत सोच रहे हो, आप अपने आप को एक्सेप्ट करो और इनको परमिशन दे दो कि जाओ आप अपनी मर्जी से घूम के आओ, देखो। बोले तो देखो मान जाओ, कुछ नहीं फायदा। तो धीरे धीरे यहाँ पे बैठे हुए पॉप निकोलस करके 5, ठीक है, ये बैठे। इन्होंने फिर सोचा कि भाई देखो इज्जत रह जाएगी लोगों में, हमें इनको परमिशन दे देनी चाहिए कि भाई जाइए आप घूम के आओ, देखो दुनिया में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। तो इन्होंने फिर परमिशन दी, और परमिशन दी तो इन्होंने बोला कि हेनरी करके रूलर है, उसको बोला कि ठीक है देखो मैं परमिशन देता हूं, मैं रिकॉग्नाइज करता हूं आपको। अब दादाजी चोड़ में आ रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि देखो मैं आपको परमिशन दे रहा हूं, आप जाइए और जाके ढूंढो धरती पे क्या चल रहा है और कहां से ये लोग सामान लेके आ रहे हैं, ठीक है। इंडिया को ढूंढो, मेन चीज आती है यहां से, इंडिया को ढूंढो भाई, इंडिया को। क्यों? क्योंकि वहां पे टेक्सटाइल भी है, वहां पे आपको स्पाइसेस भी देखने को मिलते हैं, सारी चीजें आपको वहां से देखने को मिलेंगी। तो इंडिया ढूंढ के लाओ, ढूंढो इंडिया कहां है, ठीक है। तो इन्होंने सबसे पहले हेनरी को भेजा, हेनरी करके वहां पे गया, ढूंढने की शुरुआत करता है, चलता है, निकलता है 1454 में कि भाई चलो मैं देख के आता हूं। लेकिन उसके बाद में इसने देखा कि भाई मैं राजा हूं, मैं ही घूमने निकल गया, तो पीछे जो सिस्टम बैठा है उसको कौन संभालेगा, मुझे वो भी देखना है, एम्पायर भी चलाना है। नहीं मेरे बस का नहीं है, मैं नहीं कर सकता ये सब। तो बोले फिर कौन करेगा? तो इन्होंने कहा कि मुझे स्पॉन्सर करना चाहिए, मैं स्पॉन्सर करूंगा। कि जैसे होता है ना कि कोई ट्रैवलिंग के लिए कि मुझे ट्रैवलिंग करनी है, ठीक है, तो लोग कहेंगे कि जा तू एक्सप्लोर कर, हम तुझे स्पॉन्सर करते, पैसे हम देंगे, ठीक है। तो यहां पे रूलर कह रहा है कि देखो आप बाहर निकलो, जो भी लोग, जो भी ये कहता है कि मैं अपनी मर्जी से बाहर जाना चाहता हूं, अपनी मर्जी से धरती को घूमना चाहता हूं, तो घूमिए, बिल्कुल जाइए, हम आपको परमिशन देते हैं, हम आपको पीछे से फंडिंग करेंगे, ठीक है, हम आपके साथ खड़े हैं। तो यहां पे रूलर ने सपोर्ट करना शुरू किया, स्पॉन्सर करेंगे हम आपको। तो यहां पे 2 लोग निकल के आए, एक स्पेन से और एक पुर्तगीज। इन्होंने कहा कि हम निकलेंगे बाहर, क्योंकि ये अब धीरे धीरे रेनेसो की तरफ जा रहे हैं, ये सिचुएशन अब बनती जा रही है, लोग क्वेश्चन करना शुरू कर चुके हैं। कहा कि एक्चुअलिटी क्या है, समंदर आगे जाके धरती खत्म नहीं हो रही है, उससे भी आगे लोग हैं, हमारे जैसे लोग हैं, हमारी स्किन जैसी है वैसे लोग हैं। तो इन्होंने कहा कि हम निकलेंगे, हम जाएंगे बाहर, देखेंगे कैसी दुनिया है। तो यहां से सबसे पहले हमारे पास देखने को मिलते हैं प्रिंस हेनरी, जिनको हम हेनरी द नेविगेटर का नाम से हम इनको जानते हैं। ये निकलते हैं और कहते हैं कि मैं देख के आता हूं क्या है, कैसी है दुनिया, चलो जानने की कोशिश करते हैं, उनको समझते हैं। तो जब ये निकले तो फिर उसके बाद ये थोड़ी दूर गए, उसके बाद ये भूल भुलैया में गुम हो गए, उसके बाद ये वापस लौट के आ गए। अब चर्च तो चर्च है, बोला मैंने बोला था ना आगे कुछ नहीं है। बोले नहीं, हम नीचे गए थे, अफ्रीका जैसा कॉन्टिनेंट हमें देखने को मिला, वहां पे भी लोग हैं, धरती वहां भी है। बोले अच्छा धरती है? बोले हाँ, हमने अफ्रीका देखा है, हमारे नीचे जब हमने मेडिटेरेनियन सी को क्रॉस किया तो उसके बाद हमने देखा वहां पे एक और धरती है, जैसी धरती पे हम रह रहे हैं वैसी धरती हमने वहां देखी है। बोले अच्छा ऐसा है? बोले हाँ है।
तो इस वजह से हम देखते हैं प्रिंस द हेनरी ये अफ्रीका तक तो पहुंचे, लेकिन उसके बाद में वापस लौट के चले गए। उसके बाद यहां पे फिर से बात आई कि भाई कोई और है जो निकल के आ सकता है, कोई और है जो ये बोलेगा कि हमें हमें जाना है, हमें घूमना है। तो यहां से स्पेन के लोग आए, पुर्तगीज आए, यहां से निकला एक बंदा जिसका नाम है कोलंबस। कोलंबस यहां से एक बंदा निकला जिसका नाम है बार्थोलोमो डियाज। यहां से निकला एक बार्थोलोमो डियाज और यहां से निकला कोलंबस। ये घूमते 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 साथ निकले थे, साथ निकले, घूमते 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 कोलंबस तो पहुंच गया वेस्टर्न साइड में, वेस्ट में चला गया। हवा का झोंका आया और वो उसको अपने साथ बहा ले गया और वो वेस्ट में चला गया। और जाते जाते यहाँ पे इसको एक और कॉन्टिनेंट दिखा जिसको हम अमेरिका के नाम से जानते हैं। इसने कहा मैंने देखा है, वहां पे अमेरिका है, वहां पे कॉन्टिनेंट है, वहां लोग हैं, वहां मिट्टी है। ऐसा नहीं है कि समंदर में ही खत्म हो गया सब कुछ, नहीं, लोग रह रहे हैं। उसी सिमिलर तरीके से बार्थोलोमो डियाज ये धीरे 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 नीचे की तरफ आता है और ये अफ्रीका की जो कोस्टल लाइन है उसको पकड़ते हुए और ये नीचे तक आता है। और अफ्रीका के अगर यदि मैं बात करूं इस तरह से तो ये नीचे तक आता है, नीचे तक अफ्रीका के, यहाँ कॉर्नर 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 से चलते 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 और यहाँ पे पहुंचते हैं। किसी से पूछता नहीं है, वो यहाँ तक तो पहुंच गया और ये अब परेशान हो चुका है घूमते घूमते कि यार ये कितनी दूर चले, चलते चलते थक गए। तो इसने यहाँ पे एक पॉइंट दिया, उसका नाम दिया केप ऑफ गुड होप। गुड होप इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ये एक ऐसा पॉइंट है जहां से शायद हमें एक अच्छी आस मिल सकती है, नई आशा यहां से जग सकती है। ये पॉइंट यहां पे मेंशन करता है और उसके बाद ये वापस लौट जाता है। पॉइंट क्लियर? पॉइंट क्लियर है? तो इस तरीके का सिस्टम हम देखते हैं जो बार्थोलोमो डियाज करके जाते हैं। उन्होंने साउथ अफ्रीका वाले पार्ट तक अपने आप को डिस्कवर किया, अफ्रीका को पूरी तरीके से ये उसके साथ साथ लाइन बनाते गए और इन्होंने मैप तैयार किया। ठीक है, पॉइंट क्लियर? अब कहानी को समझना, अब क्या होगा? अब स्पेन से लोग निकल रहे हैं और पुर्तगाल से लोग निकल रहे हैं, दोनों जगह से लोग निकल रहे हैं, आपस में बहस कर रहे हैं कुछ इस तरीके से। ये अगर यदि मैं बात करूं इस तरह से हमारे पास में है और ये हम इस तरह से अब एक यूरोप बना लेते हैं और ये हमारे पास में टेरिटरी है ये। ठीक है, यहां से हमारे पास में स्पेन है, यहां पे पुर्तगाल है जो आपस में निकल रहे हैं। तो कुछ लोग इधर निकल रहे हैं, कुछ लोग इधर निकल रहे हैं। पुर्तगाल कह रहे हैं कभी मैं इधर जाऊं, स्पेन कह रहे हैं कभी मैं इधर जाऊं। तो ये आपस में एक दूसरे के साथ में कॉन्फ्लिक्ट में उलझे हुए हैं। स्पेन के लोग, स्पेन पुर्तगाल आपस में कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं। कोई कह रहा है ये मेरे रास्ते में आ रहा है, कोई कह रहा है मेरे रास्ते में आ रहा है। तो ये आपस में बहस करने लग रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं कि मैं इधर जाने की कोशिश करता हूं तो मुझे रोक लेते हैं, मैं इधर जाने की कोशिश करता हूं तो ये मुझे रोक लेते हैं। तो यहां पे चर्च ने इनके बीच में ट्रीटी करवा दी इन 1494, जिसको बोलते हैं ट्रीटी ऑफ टोर्सीडेलास। टोर्सीडेलास जो कि यहां पे इनके बीच में एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर दी। कौन सा सही है? ये ओशन है तो ये अटलांटिक ओशन, अटलांटिक ओशन। इसमें एक इन्होंने लाइन, इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर दी। इस लाइन को बोला कि इसके जो ये जो लाइन है इसके वेस्ट में स्पेन ही जाएगा और ये जो ईस्टर्न साइड है, ईस्टर्न साइड, इसमें पुर्तगाल ही जाएगा, पुर्तगाल। इस तरीके की ट्रीटी बोल दी। ये ट्रीटी है, ट्रीटी ऑफ टोर्सीडेलास। कब? 1494 में। उसमें बोला कि ये जो हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ये जो लाइन ड्रॉ कर रहे हैं किसमें? अटलांटिक ओशन में। इसमें आप वेस्ट साइड में केवल और केवल स्पेन जा सकते हैं, ईस्ट साइड में पुर्तगाल जाएगा, इधर स्पेन नहीं जाएगा। इस तरीके की बातें यहां पे बोल दी और बोल के उन्होंने बोला कि अब आप इसको फॉलो कीजिए, ये रूल आपको चलाने हैं।
बोले ठीक है। अब स्पेन इधर की तरफ डिस्कवरी करने चला जाता है और पुर्तगाल इधर निकल जाता है। पॉइंट क्लियर? पॉइंट क्लियर है। अब यहां से 1497 में 98 में 97 98 में पुर्तगाल से एक बंदा निकलता है जिसका नाम है वास्को डी गामा। ये निकला। इसने कहा कि मैं करता हूं अब डिस्कवरी, मैं चलता हूं, मैं ढूंढने जाता हूं कि इंडिया कहां है, क्योंकि इन्होंने बोल दिया ना अब इंडिया ढूंढो। तो बोला कि मैं निकलता हूं और देखता हूं कि इंडिया कहां पे है। ठीक है। ये गैब्रियल करके जहाज लेके चलते हैं और कहता है कि मैं ढूंढ के आता हूं। तो इसने बार्थोलोमेव डियाज का रास्ता पकड़ा और वो साथ चलते हैं और केप ऑफ गुड होप तक पहुंच जाता है। केप ऑफ गुड होप तक पहुंच गया, वहां जाके खड़ा करता है अपनी नाव को और नाव खड़ी करके और फिर वो देखता है कि यार भाई अब मुझे इससे आगे जाना है, किस तरीके से मैं इसको फॉलो करूं। तो इसे यहां पे एक बंदा दिखा जो कि अलग दुनिया का था। उसे देखने को मिलता है जैसे लोग यहाँ अफ्रीका के हैं, अफ्रीका में जैसे लोग रह रहे हैं, ये तो उनसे अलग है। तो इसने उससे जाके पूछा भाई साहब एक मिनट सुनना। बोले हाँ भाई बताइए। बोले मुझे ना इंडिया जाना था और मैं यहाँ पे रास्ता भूल गया हूँ, मैं इंडिया जाना चाह रहा था लेकिन मैं भूल गया हूँ कि किधर जाऊँ। तो उसने कहा कि भाई कोई बात नहीं, क्यों टेंशन ले रहे हो, मेरे साथ आओ, मैं इंडियन ही हूँ। हैं? बोले आप इंडियन हो? हाँ मैं इंडियन हूँ। आपका नाम क्या है? मनिक सेठ या मनिक चंद्र, अब्दुल मनिक, जिसको हम कह सकते हैं अब्दुल मनिक। एक तरीके से सेठ जी है क्योंकि ये खुद वहां से बोट लेके और ट्रेड करने आए हुए थे। बोले अच्छा आप पैदल हो, चलो चलो मेरे साथ चलो, मेरी नाव में चलो। बोले आपकी नाव में? कहाँ है आपकी नाव? अब भाई साहब वास्को डी गामा खुद अपने बगल में नाव खड़ी करके खड़े हैं। बोले ये रही मेरी नाव। बोले ये नाव है? ये नाव है आपकी? ये तो छोटी सी एक, जैसे आप वो होता है ना देखते हम, एक छोटा सा परात, उस तरीके का एक छोटा सा ये है, कटोरे टाइप का है। ये कोई नाव थोड़ी है। बोले ये नाव नहीं है? नहीं, नाव तो देखो हमारी खड़ी है, वो खड़ी। उन्होंने दिखाई इतनी बड़ी नाव, ट्रेड के लिए जो सामान लेके आ रहे हैं, नाव तो वो है, ये नाव नहीं है। अच्छा, तो वास्को डी गामा की आंखें खुल जाती है कि इंडिया को हमने डिस्कवर कर लिया है और ये इनके साथ चलना शुरू करते हैं और ये धीरे धीरे करके ये इनको इंडिया की तरफ लेके जाते हैं। कौन? अब्दुल मनिक। ठीक है। और ये सबसे पहले पहुंचते हैं कहां पे? केरला के कोस्ट पे, केरला कोस्ट। वहां पे मुन्ना वर्मा करके जो रूलर है, जिनको हम जमोरिन के नाम से जानते हैं, जो टाइटल है वो उनको जो टाइटल दिया हुआ था उनको जमोरिन बोलते हैं। तो वहां पे पहुंचते हैं, वो बहुत खुश होते हैं कि आप हमारे यहाँ पे आए, कोई फॉरेनर हमारे यहाँ पे आने लग रहे हैं। तो इनका बहुत अच्छे से वेलकम किया गया, ग्रैंड वेलकम किया गया। इस तरह से हम देखते हैं कि पुर्तगीज जो डिस्कवर करते हैं इंडिया को और वो इंडिया तक पहुंचते हैं। पॉइंट क्लियर हो गया? पॉइंट क्लियर है। तो ये कहानी है हमारे पास में रेनिसो की, कि कैसे ये यूरोप से उठे और फिर ये पुर्तगाल तक जाते हैं, कि इन्होंने किस तरह से इटली को जो डोमिनेट कर रहे हैं, जो सामान ले रहे हैं, इन्होंने कहा कि इटली जो खरीदने लग रहे हैं सामान को, जो हमें दुगने रेट में बेच रहे हैं, हमें इसको तोड़ना है, हम खुद से ट्रेड करेंगे, खुद से सामान लेके आएंगे। इस वजह से इन्होंने भारत को डिस्कवर करना शुरू किया और ये भारत तक पहुंचने की शुरुआत करते हैं। ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया? तो कैसे अब पुर्तगीज अपने आप को यहाँ पे इस्टेब्लिश करेंगे, किस तरह से वो अपनी कोठियां यहाँ पे बनाएंगे, उसके बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कशन करेंगे। अब हम देख लेते हैं कि कौन कौन कब आया। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं पोर्तुगीज। सबसे पहले पोर्तुगीज आते हैं, जो कि टाइम पीरियड इनका देखें तो ये आते हैं 1498 में। 1498 में ये इंडिया में एंटर करते हैं। अगर यदि मैं बात करता हूं सेकंड, दैट इज डच आते हैं, जो कि आते हैं 1595 में। 1595 में उसके बाद आते हैं ब्रिटिशर्स, ब्रिटेन, जो आता है 1600 में। 1600 उसके बाद हम देखते हैं डेन्स, जो कि 1616 में आते हैं। फिर हम बात करते हैं फ्रेंच,
जो कि 1664 में आएंगे। और फिर लास्ट में हम देखते हैं स्वीडन जो 1731 में आएंगे। आपको ये चीज पता होनी चाहिए, ठीक है। पोर्तुगीज आते हैं, फिर डच आते हैं, फिर ब्रिटेन आते हैं, डेन्स आते हैं, फ्रेंच आते हैं, स्वीडन आते हैं। ये सब इस तरीके से इस पीरियड में उनके पास जैसे जैसे नॉलेज होना शुरू होती है, इंफॉर्मेशन होना शुरू होती है कि हमें बाहर जाना चाहिए, बाहर जाके हमें इंडिया से ट्रेड करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, वो सब चीजें धीरे धीरे निकलना शुरू होती है। और इस तरह से यूरोपियंस इंडिया की तरफ आना शुरू करेंगे। तो ये एक ऑर्डर होगा जो आपको पता होना चाहिए। पॉइंट क्लियर है? पॉइंट क्लियर? तो ये हमारे पास सिस्टम है। अब वो कैसे लूटपाट करेंगे, किस तरीके से इंडिया को लूट के लेके जाएंगे, ये सब चीजें हम डिटेल में और अच्छे से जब एक एक के बारे में हम पढ़ेंगे, जानेंगे, तो वहां पे हम समझने की और जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है? पॉइंट क्लियर है? इन सब में ब्रिटेन कैसे अपने आप को इस्टेब्लिश करेगा, इन सब के ऊपर अपने आप को स्ट्रांग बनाएगा, वो भी हम अच्छे से डिटेल में देखेंगे। क्लियर? तो ये है हमारे पास में एंट्री ऑफ यूरोपियंस एंड रेनेसां। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय, टेक केयर।